નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કમિશનર મહિલા અને બાળ વિકાસની કચેરી ICDS પોષણ અભિયાન વતી આપ સૌનું આજના એપિસોડમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ જાણો છો તે મુજબ આપણે હમણાં જ પોષણ પખવાડિયાની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ અને ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ આપણે પોષણ પખવાડિયામાં કરી છે. અને આ વખતે પોષણ પખવાડિયાની ઉજવણીમાં થીમ તરીકે જે 4 મુખ્ય મુદ્દાઓ હતા એમાં સૌથી પ્રથમ મુદ્દો જે હતો એ બાળકના જન્મના જીવનના પ્રથમ 1000 દિવસ એની કાળજી અને એના વિશેની વાત હતી. બીજો જે મુદ્દો છે એ પોષણ ટ્રેકર એપ્લિકેશનમાં બેનિફિશિયરી મોડ્યુલ જે નવું આવ્યું છે એ બેનિફિશિયરી મોડ્યુલથી લાભાર્થી કેવી રીતે જાતે એનરોલ થઈ શકે એની બાબત હતી. ત્રીજો મુદ્દો છે એ કમ્યુનિટી બેઝ મેનેજમેન્ટ ઓફ એક્યુટ માલન્યુટ્રિશન, અતિ ગંભીર કુપોષિત બાળકોનું સમુદાય આધારે આપણે વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે કરી શકીએ. આ મોડ્યુલના આધારે કુપોષણના વ્યવસ્થાપનની વાત હતી. અને ચોથો અને અગત્યનો મુદ્દો બાળકોમાં સ્થૂળતા, મેદસ્વીતા જે વધી રહી છે એના સંદર્ભમાં પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો છે કે મેદસ્વીતાને આપણે કેવી રીતે અટકાવી શકીએ. તો ચોથા મુદ્દા વિશે આજે આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરવાના છીએ, કારણ કે એ આપણા કુટુંબમાં, સમાજમાં ધીમે ધીમે એક સમસ્યાના સ્વરૂપે પગ પેસારો કરી રહી છે અને એ આગળ જતાં વધારે વિકરાળ સ્વરૂપ ના ધારણ કરે અને અત્યારે જ આપણે બાળકોમાં જે ઓબેસિટી અથવા તો સ્થૂળતાનો પ્રશ્ન છે એને અટકાવી શકીએ તે માટે ચર્ચા કરવાના છીએ. આ મુદ્દા માટે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે ન્યુટ્રિશન ઇન્ટરનેશનલ સંસ્થામાંથી ડૉક્ટર રોહંત પ્રધાનજીને આપણે આમંત્રિત કર્યા છે. હું આપણી કચેરી તરફથી એમનું આ એપિસોડમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને એમને વિનંતી કરીએ કે આપણને બાળકોમાં સ્થૂળતાને દૂર કરવા માટે કેવી રીતે શું કરવું જોઈએ એના વિશે આપણને માહિતગાર કરે, માર્ગદર્શિત કરે. ડૉક્ટર રોહંત પ્રધાન. धन्यवाद महेश भाई, आप मुझे यहाँ पे आज इस सेशन के लिए बुलाया, इसके लिए. और मैं इस सेशन में सर्वप्रथम सभी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर, मुख्य सेविका, CDPO, KPO, इन सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने जो पोषण पखवाड़े की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपके विलेज लेवल पे हो के सिटी लेवल पे हो, वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज भी किया और उसका रिपोर्टिंग भी पोषण ट्रैकर के माध्यम से हो कि जन आंदोलन डैशबोर्ड से हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने किया. तो और इसके साथ ही स्टेट के जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक आभार करना चाहूँगा. और आज हम बात करेंगे बालकों में जो स्थूलता है कि मेदस्वीता है, उनके क्या कारण है, किस प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है, और हम अगर आंगनवाड़ी कार्यकर के रूप में हमें इसको अगर कम करना है तो हम हमारे लेवल पे, विलेज के लेवल पे हो कि सिटी के लेवल पे हो, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में PPT के माध्यम से आज बात करेंगे. तो हमने कई बार जब तालीम इसके बारे में लिए हैं तो हमने ये भी देखा है कि जब भी हमारा तालीम होता है वो ज़्यादा फोकस रहता है कि जो कम वजन वाले बच्चे हैं या फिर जो स्टंटिंग बच्चे हैं उनके बारे में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनको कैसे मॉनिटर करना है, उनका स्क्रीनिंग कैसे करना है, इसके बारे में होता है. बट उसी के साथ में हमें ये भी जानना पड़ेगा कि इन समस्याओं के अलावा भी जो स्थूलता वाला प्रश्न है बालकों में वो भी आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि आंकड़े जो इसके पहले के हैं वो भी यही हमें एक अंदाज़ा बता रहे हैं. तो हमें इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है. तो अगर हम बच्चों में स्थूलता के व्याप के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि WHO के माध्यम से एक रिपोर्ट जारी हुआ था जिसके अनुसार ये अंदाज़ा बताया गया है कि संपूर्ण विश्व भर में 5 साल से कम बच्चों में 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बच्चे आज स्थूलता या मेदस्वी ग्रस्त है. इसका सामान्य भाषा में ये मतलब हो सकता है कि 10 में से 1 बच्चा जो है वो मेदस्वी है. भारत की अगर बात करें तो 2017 के अंदाज अनुसार 1.4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं कि जो मेदस्वी हैं और इसमें भारत जो देश है वो दूसरे क्रमांक पे है. 2019-21 में हुई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो है उनमें स्थूलता का प्रमाण 3.4% है, जो कि 2015-16 में सिर्फ 2.1% था. गुजरात की अगर जब हम बात करते तो यही आंकड़े हमें कुछ और बताते हैं, जिसमें 2015-16 की अगर बात करें तो ये जो प्रमाण था वो लगभग 2% था और वो 2019-21 में बढ़कर 4% हो गया है. तो ये उसकी व्याप्ति है. और अभी हमने बात की 2019-20 में
2025-26 या उसके आने वाले दिनों में ये प्रमाण और भी बढ़ सकता है। तो मेरा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुख्य सेविका से ये निवेदन रहेगा कि जब भी आप आपके आंगनवाड़ी सेंटर पे ग्रोथ मॉनिटरिंग कर रहे हो या वजन दिवस सेलिब्रेट कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं वो या नहीं आ रहे, वो भी आपको थोड़ा ध्यान से आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा। अगर ये इतनी बड़ी समस्या है तो इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में भी हमें बात करनी है। तो शुरुआत में हम बात करते हैं तो गर्भावस्था से पहले अगर माँ में जो BMI रहता है वो 30 से अगर ज़्यादा है और उसी के साथ में गर्भावस्था के दरमियान वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर माता को गर्भावस्था के दरमियान डायबिटीज़ हुआ है, तो होने वाले बच्चों में स्थूलता या मेदस्वीति का खतरा बढ़ जाता है। जन्म के समय अगर बच्चा उसकी उम्र अनुसार छोटा पैदा हो तो भी बाद में स्पेशली 2 साल तक बच्चों में स्थूलता का प्रमाण भी देखने को मिलता है। अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि अयोग्य प्रकार से बच्चों को खाना खिलाना है या फिर बॉटल फीडिंग करना है, पाउडर का दूध या फार्मूला फीडिंग बच्चों को देना, बच्चों को लगातार जंक फूड या बाहर का खाना खिलाना, ये महत्वपूर्ण कारण है। इन सब में माता पिता के खुद के खिलाने पिलाने या खुद के खाने के भी जो तरीका है वो ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और केवल स्तनपान का समय अगर 6 महीने से कम हो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हम जब बात करते हैं वो अगर 6 महीने से कम है तो भी बच्चों में स्थूलता का प्रमाण आगे वाले दिनों में ज़्यादा बढ़ता है, जो कि ये 6 से 12 गुना तक बढ़ता है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारे कार्यक्षेत्र में जितने भी बच्चे आ रहे हैं सभी बच्चों में 100% हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। अगर बच्चा कम वजन का पैदा होता है और उसका अगर हम जल्दी वेट बढ़ाना चाहते हैं तो इस स्थिति में अगर हम उसको ज़्यादा अधिक मात्रा में भी खाना खिलाते हैं तो भी उन बच्चों में भी स्थूलता या मेदस्वीति का परिणाम देखने को मिलता है। बात करें अगर परिवार या घर के लेवल पे जो खान पान के तरीके हैं उसमें भी इन वजहों से स्थूलता बढ़ते हैं, जिसमें कि ज़्यादा ऊर्जा वाले आहार, कम से कम फल या शाक भाजी का खाने में सेवन करना हो या फिर लगातार बाहर का खाना हो, फास्ट फूड खाना हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा मीठे वाले पदार्थ, इन जैसे पदार्थों का सतत सेवन करना हो, इस वजह से भी स्थूलता बढ़ता है। स्क्रीन टाइम या स्क्रीन समय की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रीन समय का एक आसान मतलब ये रहता है कि हम दिन भर में कितने बार मोबाइल हो कि कंप्यूटर हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, इन जैसे जो भी डिजिटल डिवाइसेस है उनको बच्चे कितना यूज़ कर रहे हैं और उनके जो लगातार इन डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ है उनका भी क्या उनके स्थूलता और मेदस्वीता में परिणाम हो सकता है। तो हम सभी को आज पता है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, टीवी हो, इनमें वीडियो गेम जैसे भी खेलते हैं या फिर अलग अलग कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। तो ये भी एक कारण महत्वपूर्ण हो जाते हैं बच्चों में स्थूलता और मेदस्वीता का प्रमाण बढ़ाने में। इसी के साथ साथ हम लगभग ये भी देखते हैं कि सभी घरों में आजकल बच्चों को स्कूल परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, तो इसकी वजह से जो उनका बाहर जाके खेलना है वो कम हो जाता है या फिर परिवार के लोग ही उसको कम कर देते हैं और पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है। और कुछ परिवार में ये भी देखने को मिलता है कि परिवार में सब माँ बाप हो या फिर उनके दादा दादी, नाना नानी हो, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जिसका मतलब वो बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और इसी चक्कर में वो बच्चों को ज़्यादा खाना भी खिला देते हैं। इसी के साथ साथ कुछ परंपरागत धारणाएं भी होती है, माँ बाप का सही पोषण के बारे में कम जानकारी रखना, ये भी कारण हो सकते हैं। पॉलिसी लेवल की अगर फैक्टर्स की बात करें तो जैसे हम भी देखते हैं टीवी पर आजकल या फिर मोबाइल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम या जो भी अदर सोशल मीडिया है, ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनमें लगातार ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं जिनमें ज़्यादा शुगर वाले या फिर ज़्यादा ऑयली जो फूड होते हैं उनका खाद्य पदार्थों का सेवन लगातार और बार बार दिखाया जाता है। तो इन सभी जो एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से होते हैं उनका बच्चों के ऊपर भी प्रभाव होता है और इसका जो प्रभाव है वो बच्चों के खान पान के तरीके में भी देखने को मिलता है, ताकि क्योंकि बच्चे जो उनको टीवी या मोबाइल स्क्रीन पे जो देखते हैं या जो दिखाया जाता है वैसे वाली चीज़ों के प्रति ही खाने का अट्टहास रखते हैं, जो कि एक परिवार के लिए फिर वो बाद में तकलीफ देखने को मिलता है।
फूड लेबलिंग की अगर बात करें तो आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें सही तरीके से उस प्रोडक्ट के अंदर में कितना शुगर है, कितना ऑयल का यूज़ किया है, कौन से प्रकार के ऑयल का यूज़ किया है, ये बच्चों के लिए कितना सेफ़ है, उनके स्वास्थ्य और पोषण के द्वारा इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। तो ये भी एक पॉलिसी लेवल का ही एक फैक्टर है जो कि बच्चों के आने वाले स्थूलता और मेदस्वीता को एक कारण बन सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर बात करें तो चूँकि ये ज़्यादातर जो हमारे सिटी या सेमी अर्बन जैसे एरिया है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले घर रहते हैं या फिर एक जो फ्री स्पेस रहता है बच्चों को खेलने के लिए वो वहाँ पे नहीं मिलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम रहते हैं तो लोग खुद का जो व्हीकल है उसको ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एक तरह से ये पोल्यूशन को भी बढ़ावा देता है। और साथ ही साथ जो एक हम हेल्दी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, खेलना कूदना बच्चों में होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आजकल हम ये भी देखने को मिलता है कि जो खाने के पदार्थ हैं वो आसानी से नज़दीक में मिल जाता है। जैसे कि फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस बहुत सारे हो गए हैं, फूड डिलीवरी सर्विसेज भी बहुत सारे हो गए हैं। हालांकि ये इन सब चीज़ें आज अर्बन में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सेमी अर्बन जो एरिया है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। और अगर हम गाँव की बात करें तो गाँव में भी जो दुकानें वगैरह रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार से कि जो हेल्दी फूड नहीं है वैसे वाले काफ़ी जैसे कुरकुरे हैं या फिर दूसरे अन्य पदार्थ जो है वो भी वहाँ पे इजीली पाने को मिलते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वो इजी एक्सेस होने की वजह से बच्चे हैं या फिर बच्चों के घर वाले परिवार वाले जो हैं वो इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उनको लगातार सर्विस लेते रहते हैं। इन सब की अगर जब हमने बात की तो साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें अगर हमारे आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे अगर स्थूलता का या मेदस्वीता का मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार से करना है। तो उसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो स्थूलता होती है उसके प्राथमिक कारण क्या हो सकते हैं या प्राथमिक स्थूलता किस वजह से हो सकती है। अगर टोटल स्थूलता बच्चों के बारे में बात करें तो 90% स्थूलता ऐसे हैं कारण मैं आगे बता रहा हूँ, और बहुत सिर्फ 10 या 10% से भी कम ऐसे स्थूलता वाले कारण हैं जो कि कुछ अगर मेडिकल रीज़न की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, इसके बारे में भी होते हैं। बट 90% जो स्थूलता के कारण हैं वो घर के लेवल से ही देखने को मिलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो अगर माता पिता में से कोई एक अगर स्थूलता का शिकार है तो 40% ऐसा एक चांसेस है कि जो बच्चे हैं उनमें भी स्थूलता देखने को मिलती है। और अगर इनमें दोनों में भी अगर स्थूलता का प्रमाण है तो बच्चों में यही जो प्रमाण है वो 80% से ज़्यादा बढ़ जाता है। माता को जैसे गर्भावस्था में डायबिटीज़ हो या फिर वज़न ज़्यादा बढ़ना हो, बच्चे का गर्भाशय में कम वज़न देखने को मिलना, ये भी कारण उसमें हो सकते हैं। जीवन शैली में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से भी स्थूलता बढ़ता है। परिवार के खुद के खान पान के जो वर्तन है या फिर बॉटल फीडिंग है, ज़्यादा शुगर वाले पदार्थों का लगातार या नियमित सेवन करना है, ये भी कारण है। और जैसे पर्यावरण और अन्य सरकार की नीतियों के कारण जो जैसे हमने देखा कि सिटी का प्लानिंग कैसे होना चाहिए, जब सिटी का प्लानिंग हो रहा है तो बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी ग्राउंड बनानी चाहिए, प्लेग्राउंड वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे उसके कारण बन सकते हैं। एक प्राइमरी इवैल्यूएशन के बाद जब हम एक्चुअल स्क्रीनिंग करने के लिए जाते हैं और आप सभी लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपने अपने आंगनवाड़ी सेंटर पे बाल तुला दिन हो कि अन्य दिन भी हो, आप वहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं और बच्चों का स्क्रीनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब भी स्क्रीनिंग करोगे या ग्रोथ मॉनिटरिंग करोगे तो साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखना कि कुछ हमारे आंगनवाड़ी सेंटर पे स्थूलता या मेदस्वीता के बच्चे भी है या नहीं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जो पिछला हमने डेटा देखा था उसके तहत ये भी है कि कम से कम 10 में से एक बच्चा ऐसा है जो कि स्थूलता के वजह से प्रभावित हो सकता है। तो हमें भी जब हम आंगनवाड़ी सेंटर पे ये देखते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे पास अगर 100 बच्चे हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, मान के चलिए, तो 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो कि मेदस्वीता से प्रभावित होंगे। तो हमें इसको कैसे करना है कि आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चे का लेंथ या उसका हाइट देखने को आता है, उसी के साथ में वज़न भी देखने को आता है। अगर हम बच्चे का ऊंचाई लंबाई नापते हैं तो उसी के साथ में अगर वज़न भी लेते हैं तो उसका BMI कैलकुलेट करने आता है। यदि अगर बच्चे का BMI +2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर और +3 स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर नीचे है तो हम बच्चे को स्थूल या फिर ओवरवेट कहते हैं।
और यही बच्चा अगर +3 स्टैंडर्ड डिवीजन से ऊपर है तो बच्चों को हम ओबेसिटी के शिकार हैं ऐसे कहते हैं। और इन्हीं बच्चों में स्पेशली जो ओवरवेट या ओबेस बच्चे हैं उनमें वेस्ट मेजरमेंट जैसे कि कमर की मेजरमेंट है वो भी करना ज़रूरी होता है। और आसानी की तरह अगर देखा जाए तो रिस्ट मेजरमेंट में भी हम इसको कर सकते हैं और उसके जो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है उसके आधार पे ये देख सकते हैं कि बच्चे का धीरे धीरे प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। और अगर बात करें कि इन सब जैसे स्थूलता है या मेदस्विता है उसको अगर कैसे हम कम कर सकते हैं, तो पहले तो हमें जैसे महेश भाई ने बताया कि 1000 डेज़ का जो इम्पोर्टेंस है तो शुरुआत भी हमें वहीं से करना है। तो गर्भावस्था के दरमियान माँ को स्वस्थ पोषण और वजन की जो उसकी एक स्वस्थ स्थिति होना चाहिए उसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक तो सभी बच्चों को कंपलसरी करवाना ही है हमें। और अगर जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो आगे हमें कंटिन्यू भी करना है तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में टाइमली कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी स्टार्ट करवाना है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो 2 साल तक तो हमें करना ही है और अगर उससे ज़्यादा समय के लिए भी अगर कोई माँ उसको करती है तो वो और भी अच्छा होता है माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए। फार्मूला फीड वगैरह जिस प्रकार के होते हैं उसको पूरे तरीके से कम करना है या बिल्कुल भी नहीं करना है अनटिल अनलेस आपको जब डॉक्टर की तरफ से ये प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे नहीं बताया जाता है तो। और ये बहुत ही कम बच्चों में इस प्रकार के मेडिकल एडवाइस किए जाते हैं एक्सपर्ट के तरीके से। सभी बच्चों में घर में बना हुआ ताज़ा पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए। सही समय पर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का शुरुआत होनी चाहिए। 2 साल के बच्चों में तो एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और 1 साल की अगर बात करें तो कम से कम सॉल्ट का इस्तेमाल उन बच्चों में करना चाहिए। आगे अगर हम बात कर देते हो हमारे विलेज लेवल पे भी हो या फिर हमारे तालुका स्तर पे भी हो, जो फेमस लोग वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं उनके माध्यम से भी हम पोषण की जानकारी सभी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि उसका जो एक इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि जो स्टंटिंग वाले बच्चे होते हैं उनमें अधिक मात्रा में हमें जब भी हम पोषण दे रहे तो हमें थोड़ा सा सोच करके देना पड़ेगा क्योंकि वैसे वाले बच्चों में ये स्थूलता और मेदस्विता का प्रमाण आगे जा कर के बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमारे सुपरवाइज़र्स हैं जैसे कि मुख्य सेविका है, CDPO है और इसी के साथ में PSC के मेडिकल ऑफिसर वगैरह है। तो इनका भी इसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन या एडवाइस यहाँ पे ज़रूरी होता है। किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती से खाना खिलाना स्कूल में या आंगनवाड़ी सेंटर पे भी ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 2 साल से कम बच्चे जो है उनमें जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो रेगुलर प्रकार से हमें करना चाहिए। अगर हम ग्रोथ मॉनिटरिंग ठीक से और टाइमली करते हैं तभी हमें कौन सा बच्चा अगर स्थूलता के कैटेगरी में जा रहे हैं वो तुरंत पता चल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसके जो उपाय है वो ले सकते हैं। दूसरे अगर हम बात करें तो जो खाने का सामान है वो ख़रीदने में या खाना बनाते समय उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमें करना ज़रूरी है और बच्चे इन सब चीज़ों को काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आपके सेंटर पे जो CB एक्टिविटीज़ रहते हैं उनमें आप बच्चों को एक्टिवली वहाँ पे इन्वॉल्व करना स्टार्ट कीजिए ताकि उनके घर के लोग भी आए CB में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि जो हमारे सही पोषण के जो मैसेजेस हैं वो सभी लोगों के पास जा सके। और पेरेंट्स को ये अधिकतर ज़्यादा अपने डेली बिहेवियर में बच्चों को खान पान के जो हेल्दी हैबिट्स है वो लाने चाहिए। खाना खाते समय स्पेशली जब बच्चों को हम खाना खिलाते हैं तब बिल्कुल भी TV, मोबाइल, कंप्यूटर या इस प्रकार के किसी भी अन्य डिजिटल डिवाइसेस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी बच्चे को खाना खिला रहे हैं पूरा ध्यान हमें बच्चे के खाने के ऊपर रखना चाहिए। खाना किसी भी तौर पे बच्चों को एक अवार्ड की तरफ से या एक पुरस्कार के माध्यम से नहीं देना चाहिए या फिर बच्चों को खाने के माध्यम से कभी भी पनिशमेंट भी नहीं करना चाहिए। खाने के बारे में बच्चों को बिल्कुल भी धमकी या फिर कोई लालच नहीं देना चाहिए या इसकी वजह से बच्चों में एक गलत मैसेज चला जाता है और बाद में हम उसका जो परिणाम है वो बच्चे में स्थूलता या कि मेदस्विता में देखने को मिलते हैं। और एक लास्ट पार्ट है कि प्लेन वाटर जो होता है घर पे साफ़ सुथरा पीने लायक पानी जो होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बच्चों के लिए। उनको बिना कोल्ड ड्रिंक या कोका कोला या जो भी अन्य आर्टिफिशियल जूस वगैरह है उनके अलावा हम बच्चों को सही सुथरा साफ़ सुथरा जो पानी है वो पिला सकते हैं। एक आसान तरीका होता है बच्चों में अगर स्थूलता हमें कम करना है या फिर बिल्कुल भी उसको प्रिवेंट करना है तो एक 5-2-1-0 का नियम बना है।
तो इसका मतलब ये होता है कि 5 मतलब बच्चों में डेली कम से कम 5 प्रकार के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, शाक भाजी 5 प्रकार के, ये आपको खिलाने हैं, आपको या फिर परिवार के लोगों को। और 2 का यहाँ पे मतलब है कि जो स्क्रीन टाइम है वो हो कि कंप्यूटर की वजह से हो या टीवी की वजह से हो या मोबाइल की वजह से, वो 2 घंटे से कम हमें रखना है। 1 घंटा है यहाँ पे, कम से कम 1 घंटा हमें बच्चों को, सभी बच्चों को खेलने देना है। और 0 का यहाँ पे जो मतलब है कि बच्चों के केस में बिल्कुल भी कोई शुगरी जो प्रोडक्ट है जिनमें ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है, ये प्रोडक्ट हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, वो 0 प्रोडक्ट होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि बच्चों में अगर स्थूलता या फिर मेदस्वीता कम करने हैं तो बच्चों में, सभी बच्चों में नींद का बहुत महत्व रहता है। तो सभी बच्चों में अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए अच्छी नींद का होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली कौन से बच्चों को कितना कम से कम सोना चाहिए, तो अगर 0 से 5 साल का अगर बच्चा है तो उसको कम से कम 11 घंटे तक पूरे दिन में सोना चाहिए। 5 से 10 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो उसको कम से कम 10 घंटे तक सोना चाहिए। 10 वर्ष से लेकर आगे जो एडोलसेंट भी बच्चे हैं उनमें, और इवन अडल्ट के केस में भी कम से कम 9 घंटे तक का अच्छी नींद मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उम्र के हिसाब से बच्चों में हम विभिन्न प्रकार के खेल कूद हो कि सिंपल एक उनका एक्सरसाइज हो, योगा हो, आपके आंगनवाड़ी सेंटर के लेवल पे आप करवा सकते हो, उनको प्रोत्साहित कर सकते हो। जो आप प्री स्कूल एजुकेशन देते हो बच्चों को, उस समय भी आप बच्चों को इस प्रकार के एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हो ताकि बच्चे जो हैं वो पूरे दिन भर एक्टिव रहें और इस प्रकार के जो मेदस्वीता या स्थूलता के प्रमाण है वो कम होने में हमें मदद मिले। स्क्रीन टाइम के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही आजकल के ज़माने में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 साल से कम बच्चे अगर जो हैं उनमें बिल्कुल भी हमें कोशिश करना है कि स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। और आप जब भी होम विज़िट के लिए जा रहे हो या आंगनवाड़ी सेंटर पे सीबी के माध्यम से लोगों को बुला रहे हो, उनको मैसेज दे रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम के बारे में भी आपको उन सभी लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। 2 से 5 साल के अगर बच्चे हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक के लिए ही स्क्रीन टाइम हो सकता है। अलग अलग स्क्रीन टाइम जैसे मोबाइल है या फिर दूसरे अन्य वजह भी है। 5 से 10 साल के अगर बच्चे हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे जितना ही स्क्रीन टाइम होना चाहिए। और ये स्क्रीन टाइम जितना कम से कम हो उतना बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण के लिए बेहतर होता है। स्क्रीन टाइम जब भी होगा वो मुख्य रूप से सिर्फ पढ़ाई के संदर्भ में ही होना चाहिए। और जब मैं पढ़ाई के संदर्भ में बोल रहा हूँ तो हालांकि अगर जैसे आप आंगनवाड़ी कार्यकर हो कि टीचर हो, और इसी के साथ घर के लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट्स का वहाँ पे रहना ज़रूरी है। बच्चे को खुद से मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, टीवी ऑपरेट नहीं करना देना चाहिए। तो इसमें भी हमें थोड़ा आगे जाकर के ध्यान रखना पड़ेगा। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि कारणों के अलावा भी अगर कभी जब स्थूलता बन जाता है तो हम हमारे लेवल पे एक कुछ सिंपल तरीक़ों से भी इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये मैनेजमेंट करते समय हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो भी मैनेजमेंट के प्रोग्राम रहेंगे वो फैमिली सेंट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब कि परिवार को हमें वहाँ पे केंद्रित करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। जब भी बच्चों में स्थूलता या मेदस्वीता का प्रमाण देखने को मिलता है तो परिवार के जो भी अन्य लोग हैं उनको भी उसमें हमें इन्वॉल्व करना है। रिस्पॉन्सिव फीडिंग होना चाहिए, ना कि फोर्सफुल फीडिंग होना चाहिए। और बच्चे को हम कोशिश करेंगे कि खुद से वो कैसे खाना खा सकता है, अच्छे से हैंड वॉश करके, जो भी हम यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं उसको ठीक से साफ़ सुथरा करके हम बच्चे को रिस्पॉन्सिव फीडिंग दे सकते हैं। कभी भी बच्चों को ज़बरदस्ती से खिलाना नहीं चाहिए। और सामान्यतः 6 साल से कम उम्र वाले अगर बच्चे हैं तो उनमें ओवरवेट या ओबेसिटी का जो ट्रीटमेंट है वो करते समय हम एनर्जी या खाना कम करने का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, बल्कि ऐसे बच्चों में हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ हो या फिर दूसरे योगा, मेडिटेशन जैसे एक्टिविटीज़ हो, उनमें ज़्यादा हम उनको एंगेज करते हैं। अंत में 2 और चीज़ें हैं जिसमें कि बच्चों को हम कभी भी रिवार्ड के तौर पे खाना हमें नहीं देना चाहिए, और जंक फूड तो बिल्कुल भी रिवार्ड के तौर पे हमें नहीं देना चाहिए। और ये सब चीज़ें भी आप आपके सेंटर के लेवल पे जब भी कोई सीबी का प्रोग्राम अरेंज कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप सभी इस टाइप के जो एक मैसेज है वो दे सकते हैं आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले लोगों को।
तो मैं अंत में वापस से आपको यही कहना चाहूँगा कि आने वाले जो भी आपके CBA के प्रोग्राम रहेंगे वहाँ पर आप स्थूलता के ऊपर भी और मेदस्वीता के ऊपर भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना आप अन्य जो हमारे सही पोषण के बारे में सभी जो हमारे कार्यक्षेत्र के लोग हैं उनको जिस प्रकार से आप सपोर्ट करते हो. सो थैंक यू सो मच महेश भाई, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया એન્ડ આપ સભી કા ધન્યવાદ. રોહનભાઈ આપણને ખૂબ સારી માહિતી આપી. ગ્લોબલ પિક્ચરથી માંડીને આપણા રાજ્યની શું પરિસ્થિતિ છે ત્યાં સુધી આપણને બતાવ્યું અને કયા કારણો છે કે જે મેદસ્વીતા બાળકોમાં વધારે છે એ કારણો અને એના ઉપાયો વિશે પણ આપણને માર્ગદર્શિત કર્યા. અને સાદી ભાષામાં એમણે એ પણ આપણને કીધું કે જો એવું કહેવું હોય તો દર 10 બાળકોએ એક બાળક મેદસ્વીતાવાળું આપણને જોવા મળે છે. તો આ પ્રમાણ અત્યારે છે અને ધીરે ધીરે છેલ્લા કેટલાક આંકડા પણ એમણે બતાવ્યા એમાં પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. તો આગળ જતાં આ સમસ્યા વિકરાળ સ્વરૂપ ના ધારણ કરે એટલા માટે આપણે અત્યારથી જ આના ઉપર કામગીરી કરીએ તે ખૂબ જરૂરી છે. બાળકોનો જે સ્ક્રીન ટાઈમની વાત કરી એ પણ એટલી જ સાચી વાત છે. મોબાઈલ હોય, કમ્પ્યુટર હોય કે ટીવી અથવા તો અન્ય કોઈ ઉપકરણો હોય ઇલેક્ટ્રોનિક, એના કારણે પણ બાળકોમાં મેદસ્વીતા વધી રહી છે. બાળકો રમવા કે ખેલવા કૂદવા માટે જતા નથી અને શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ ઘટી ગઈ છે. તો આ પણ ખૂબ જ અગત્યનું કારણ એક છે. તો એ બધા જ કારણો જે છે એ દૂર કરીએ. જંક ફૂડનો જે ઉપયોગ છે એની પણ ચર્ચા થઈ. તો ઘણા બધા મુદ્દાઓ વિશે આપણે સ્પષ્ટ થયા કે કયા કારણો છે અને એ કારણોના ઉકેલ શું છે. એ આપણે જો કરીએ તો આપણને ચોક્કસપણે આપણા બાળકોમાં આ જે સમસ્યા છે એ આગળ વધતીને અટકાવી શકીશું. આવા જ એક નવા મુદ્દા સાથે આપણે ફરી પાછા મળીએ. ત્યાં સુધી રજા લઈએ છીએ અને રોહનભાઈનો આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વ્યક્ત કરીએ છીએ આપણી કચેરી તરફથી કે આપણને આવ્યા, આપણા આમંત્રણને માન આપીને અને આપણને આ મુદ્દા વિશે માર્ગદર્શિત કર્યા. થેન્ક યુ.